नमस्ते बच्चों। केमिस्ट्री में दैनिक जीवन में रसायन इस चैप्टर के इस तीसरे लेक्चर पर आज हम लोग आगे की बात करेंगे। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या देखा है। देखिए, इस चैप्टर पे हम पार्ट 2 में विभिन्न वर्गों के ड्रग्स की चिकित्सकीय क्रिया इसका हम अध्ययन कर रहे थे और इस पर हमने देखा था कि प्रतिअम्ल क्या होता है, प्रतिहिस्टामिन क्या होता है, तंत्रिका तंत्रीय क्रियाशील ड्रग्स ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, प्रशांतक या निस्तब्धकारक। इसके अंतर्गत हमने देखे थे कि दो प्रकार के हैं, एक मंद प्रशांतक जो कि कम तनाव में प्रयोग किए जाते हैं और दूसरे अति तनाव या अवसाद नियंत्रक। और इसी का पार्ट 2 था पीड़ाहारी या दर्दनाशक। पीड़ाहारी या दर्दनाशक भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनिद्राकारी पीड़ाहारी और दूसरा निद्राकारी पीड़ाहारी। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमें निद्राकारी पीड़ाहारी पढ़ना है और इसके बाद हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव निवारक औषधियां। तो औषधियों वाले चैप्टर पर ये पार्ट 3 और तीसरा और फाइनल लेक्चर होगा। तो इस पर हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे निद्राकारी औषधियों की। हमने इसके पहले बात की थी निद्राकारी औषधि की, और निद्राकारी औषधि में भी कौन सी, निद्राकारी पीड़ाहारी। तो हमने पहले पिछले वाले लेक्चर पे बात की थी अनिद्राकारी पीड़ाहारी की, यानी वो पीड़ाहारी जो कि नींद नहीं लाएंगी और दर्द को कम कर देंगी। इसमें दो मेन जो मुख्य दवाएं यूज की गई थी वो थी पैरासीटामॉल और एस्पिरिन। हालांकि ये दोनों जो हैं ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट चूंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आदत नहीं डालती हैं हमारे शरीर में इनको लेने का, इसलिए अनिद्राकारी पीड़ाहारी यानी कि पैरासीटामॉल और एस्पिरिन का यूज काफी अधिक होता है। लेकिन निद्राकारी पीड़ाहारी भी यूजफुल है और ज्यादा मात्रा में, यानी जब ज्यादा दर्द है तब इसके लिए इन दवाओं का यूज किया जाता है। तो मैं एक बार इनको पढ़ देता हूं। वे औषधि जब सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट कराई जाती हैं, दर्द कम करती हैं तथा नींद उत्पन्न करती हैं, निद्राकारी पीड़ाहारी कहलाती हैं। इसके विपरीत देखिए, ये बताया इसमें एक शब्द यूज किया गया है सूक्ष्म मात्रा में, तो आगे पढ़ता हूं। इसके विपरीत अधिक मात्रा में लेने पर यह औषधि विष का कार्य करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आलसीपन, कोमा या फिर मृत्यु भी हो सकती है। इन दवाओं में अधिकतर निद्राकारी जो है वो अफीम से ही प्राप्त होते हैं। अफीम में एल्कोलॉइड जैसे कि मॉर्फिन और कोडीन होते हैं जो कि अत्यधिक प्रभावशाली पीड़ाहारी है। तो मॉर्फिन और कोडीन जो है वो अफीम का ही एक वर्ग है, अफीम से ही प्राप्त होता है और उसे हम निद्राकारी पीड़ाहारी के रूप में यूज करते हैं। अब ये जो मॉर्फिन, कोडीन या ये जो अफीम है, इनका प्रयोग कब होता है? इनका प्रयोग बेसिकली शल्य क्रिया मीन्स ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द, हृदय दर्द, कैंसर के दर्द या बच्चे के जन्म के समय प्रसव के दर्द से को रोकने के लिए इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो असहनीय दर्द होते हैं जो कि सामान्य क्षमता या सामान्य दवाओं से दूर नहीं हो सकते हैं। तो मैं यहां पर मॉर्फिन और कोडीन का स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये मॉर्फिन है और यही हम लोग कोडीन की भी बात करते हैं।
एक हेरोइन भी यूज की जाती है। हेरोइन में यहाँ पर ACO और यहाँ पर OAC हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर कोडिंग जैसा ही रहता है। तो ये दो प्रकार की दवाएं हैं, ठीक है। को हीरोइन भी मान लीजिए, उसका यूज हम निद्राकारी पीड़ाहारी के रूप में करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका यूज विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है, शल्य क्रिया के लिए, प्रसव क्रिया के लिए, इन क्रियाओं के लिए, ताकि क्योंकि इनको बहुत कम मात्रा में यूज करने पर तो ये औषधि है, लेकिन अगर जरा भी मात्रा ज्यादा कम हो जाती है, अधिक हो जाएगी, तो उसका दुष्परिणाम ज्यादा होता है, उसका दुष्प्रभाव बहुत अधिक होता है शरीर पर। इसलिए इन दवाओं का यूज नॉर्मल रूप में नहीं करते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव निवारक की। तो ये 3 प्रकार की जो दवाएं हैं वो हमने देख ली हैं, एक प्रति अम्ल, प्रतिहिस्टामिन और तंत्रिका तंत्री वाली। अब हम चौथे नंबर पर आते हैं, जो कि है सूक्ष्म जीव निवारक। बहुत सारे रोग हमें सूक्ष्म जीवों से होते हैं और उन प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए जिस प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें सूक्ष्म जीव निवारक कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों से निर्मुक्त होने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सूक्ष्म जीव निवारक कहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों को हम अपनी श्रांत आंखों से या नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, कवक अथवा अलगाई या फिर शैवाल। ठीक है, कवक और शैवाल, तो इस प्रकार से 5 हो गए। ठीक है, इन विकृतजन या रोगजन, जो जीव रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें विकृतजन या रोगजन कहते हैं। इनमें से जो भी रोग उत्पन्न करेगा उन्हें विकृतजन या फिर रोगजन, मतलब रोग को उत्पन्न करने वाला कहते हैं। सूक्ष्म जीव निवारक औषधियां। सूक्ष्म जीव निवारक, अब इसकी हम औषधियों की बात करें तो सूक्ष्म जीव निवारक औषधियों को भी कुछ भागों में बांटा गया है। उसमें जो सबसे पहली औषधि है वो है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक में भी आपने हिंदी में ना सुना हो, बट ये इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा यूज्ड वर्ड है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे कहते हैं भैया एक एंटीबायोटिक दे दो, ठीक है, तो प्रतिजैविक मीन्स एंटीबायोटिक। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त किए जाते हैं और जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों के जीवन चक्र को समाप्त करके उन्हें रोक देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें हम प्रतिजैविक कहते हैं। यानी इनको भी सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त किया गया है और ये जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको समाप्त कर देते हैं, इन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। सन 1929 में, थोड़ी मैं कहानी आपको सामने पढ़ रहा हूं तो कहानी सुनते चलिए। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा प्रथम कवक पेनिसिलियम नोटेटम की खोज की गई। सन 1938 में अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने पेनिसिलियम को शुद्ध रूप प्रदान किया और जिसका सन 1941 में औषधि के रूप में प्रयोग किया। पेनिसिलिन नोटेटम का प्रयोग सर्वप्रथम कोकाई ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न संक्रमणों पर उपयोगी पाया गया। ये प्रतिजीवक ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न संक्रमणों पर भी उपयोगी पाए गए थे। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम। सूक्ष्म जीवों का वह महत्व भाग जो प्रतिजीवों द्वारा नष्ट किया जाता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रतिजीवक औषधियां हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण एवं जीवन रक्षक औषधियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक का हम कितना ज्यादा यूज करते हैं अपने जीवन में। कुछ मुख्य प्रतिजीवक औषधियां, उनके नाम निम्न है, मैं पढ़ रहा हूं, 1-2 का हम स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। नंबर 1 पर वही भी बात की थी हमने, पेनिसिलिन की। नंबर 2 पर है क्लोरेमफेनिकाल, 3 पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, 4 पर है वैंकोमाइसिन, 5 पर है ऑफ्लोक्सासिन और 6 पर है डाइसिडाइजेलिन। हालांकि इसमें जो है हम पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये पेनिसिलिन की सामान्य संरचना है
ठीक है। और इसी प्रकार से अन्य भी कई प्रतिजैविक हैं या एंटीबायोटिक हैं। अब हम बात करते हैं, तो ये तो बात हो गई प्रतिजैविकों की। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधी तथा संक्रमण रोधियों की। ये सूक्ष्म जीव निवारकों के ही अंतर्गत आएगा, प्रतिरोधी या संक्रमण रोधी। आप दिमाग लगाइए या थोड़ा सा विचार कीजिए। एंटीबायोटिक और इसी की तरह का एक और शब्द हम लोग अक्सर डॉक्टर्स के मुंह से सुनते रहते हैं, वो है क्या क्या, ट्राई करिए। एंटीबायोटिक, एक और क्या यूज होता है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक संक्रमण रोधी, या इसे हम डिसइंफेक्टेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अब प्रतिरोधी क्या है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धियों को रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों या यौगिकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रतिरोधी कहते हैं। हाथ पे कहीं पर कट गया, तो जब कट गया है तो उस स्थान पर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो सकते हैं। बाहरी वातावरण के कारण सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे तो वो जो घाव है वो उसको और खराब करेंगे, सड़ा सकते हैं, मवाद पड़ सकता है। उस घाव पर सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली डेटॉल, सेवलान आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो डेटॉल या सेवलान है यही प्रतिरोधी, संक्रमण रोधी या एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। घावों की पट्टी करने में, कटने में, रोग जनित त्वचा सतह में इनका प्रयोग किया जाता है। ये जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते। एंटीसेप्टिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर मैं यहां से ब्रेक कर दूं तो एक है एंटी और दूसरा है सेप्टिक, अर्थात दूसरे के प्रति रोधन करने वाला। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिरोधी जैसे डेटॉल, सेवलान और बोरिक अम्ल, क्लोरोसिन, टिंचर, आयोडीन, ये सारे जो हैं ये एंटीसेप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया प्रतिरोधी या संक्रमण रोधी। प्रतिरोधी हो गया, ये हमने पूरी बात जो है प्रतिरोधियों की कर दी। ठीक, अभी संक्रमण रोधी पर नहीं पहुंचे हम, प्रतिरोधी। अब हम बात करेंगे संक्रमण रोधी। ठीक है, हमने अभी ये जुगाड़ कर दिया है कि मान लीजिए शरीर का कोई हिस्सा है और इस जगह पर ये कट गया है। ठीक है, तो इस जगह पर जो कटा है तो यहाँ पर कोई अन्य सूक्ष्म जीव अपनी क्रिया न कर सकें और कोई अन्य सूक्ष्म जीव पनप ना सकें, इसके लिए हमने उसको एंटीसेप्टिक से धो दिया। तो अब ये तो ठीक है, लेकिन ये संक्रमण फैले भी ना, इसके लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाएगा, अगर मान लो वहां पर सूक्ष्म जीव हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा है, तो उन संक्रमण को रोकने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाएगा उन्हें हम संक्रमण रोधी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाले और साथ ही साथ जीवित कोशिकाओं को भी हानि पहुंचाने वाले पदार्थों को संक्रमण रोधी कहते हैं। इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं या ऊतकों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः फर्श, नाले, उपकरण आदि के संक्रमण के लिए किया जाता है, जैसे फिनाल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पानी में पोछा लगाते वक्त हम लोग फिनाल डालते हैं उसमें और उससे पोछा लगा देते हैं फर्श में। इससे क्या होता है कि वो जो फर्श के जितने भी जीवाणु वगैरह हैं वो साफ हो जाते हैं। लेकिन हम फिनाल का उपयोग हाथ के घाव को साफ करने के लिए नहीं करते हैं, तो उसको केवल संक्रमण रोकने के लिए इनका प्रयोग करना है। अब कुछ और भी प्रतिरोधी और संक्रमण रोधी है, जैसे क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, आयोडीन, आयोडोफार्म, इस तरह से कई अन्य संक्रमण रोधी और प्रतिरोधी यूज किए जाते हैं। एक और प्रकार की औषधियों का भी, कुछ और भी प्रकार की औषधियां जैसे निश्चेतक, बेहोश करने वाली, सामान्य निश्चेतक, स्थानीय निश्चेतक, या फिर मलेरिया में भी प्रयोग की जाती है, जिसे हम प्रति मलेरियन भी बोलते हैं, एंटी मलेरिया मेडिसिन बोलते हैं। एक अन्य प्रकार की औषधि है जिसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं और उसे कहते हैं हम लोग जनन शक्ति रोधी औषधि। जनन शक्ति रोधी औषधि। नाम से स्पष्ट है कि वो औषधि जो जनन की शक्ति को रोक दे, यानी कि जो कि प्रजनन की शक्ति को रोक देगी। तो महिलाओं के गर्भ निर्धारण को रोकने एवं जन्म नियंत्रण के प्रयोग करने वाली रासायनिक पदार्थों को, जन्म नियंत्रण का रोकथाम के लिए प्रयोग करने वाली रासायनिक पदार्थों को जननरोधी औषधि या मौखिक गर्भ निरोधक कहते हैं, जैसे कि नोरेथ्रिड्रोन। ये औषधियां महिलाओं के मासिक धर्मचक्र या अंड निक्षेपण को रोक देती हैं। जन्म नियंत्रण गोलियों में स्टेरॉइड्स उपस्थित होते हैं जो कि जनन शक्ति की क्रियाशीलता पर रोक लगाते हैं। इन गोलियों में कुछ अन्य एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन अवयव का भी मिश्रण प्रयुक्त होता है। कुछ सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली गोलियों में नोरेथ्रिड्रोन, नोवेस्ट्रोल आदि हैं। तो
ट्रोडोन और कोलेस्ट्रॉल और नोविस्ट्रॉल, ये दो मुख्य औषधियां हुई जो कि जनन शक्ति को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस प्रकार से ये औषधियों वाला जो है पोर्शन अपना पूरा होता है। तो अब जबकि हम इस चैप्टर पे जनन शक्ति रोधी औषधियां या फिर औषधियों वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो अब हम इस पर आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे भोजन में रासायनिक पदार्थ। देखिए, हम दैनिक जीवन में जब हम रसायनों की बात कर रहे हैं तो हमने औषधियों वाला कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया है, हमें साथ ही साथ यह भी समझना होगा कि भोजन में रासायनिक पदार्थों का यूज किस प्रकार से होता है। तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है भोजन में रासायनिक पदार्थ। देखिए, भोजन में रासायनिक पदार्थों का यूज कई प्रकार से और कई प्रकार के कामों के लिए किया जाता है। जैसे उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, उसमें कलर भी मिलाया जाता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं, यानी कि हम उसमें विभिन्न, और उसमें मीठा करने के लिए हम लोग अलग से शक्कर की जगह और भी कई चीजें मिलाई जाती हैं। तो बेसिकली हम भोजन को हमें सुरक्षित भी रखना है, लंबे समय तक संरक्षित भी रखना है, ऑक्सीकृत भी नहीं होने देना है हमें उसे, और उसके बाद हमें उसमें कलर भी मिलाने हैं, हमें फूड एडिक्टिव्स, ठीक है, कलर्स भी मिलाने हैं। तो ये सारी चीजें भोजन में मिलाई जाती हैं जो कि केमिकल्स होते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थ होते हैं। हम इन पर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो भोजन में रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं वो है प्रतिऑक्सीकारक। इन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीडेंट्स का एंटी यानी ऑक्सीकरण रोकने वाला। वे रासायनिक पदार्थ जो भोजन में उपस्थित वसी अम्लों को ऑक्सीकृत होने से रोकते हैं, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स की परिभाषा हो गई। ये जो भोजन योग्य खाद्य पदार्थ हैं, इनमें उपस्थित वसी अम्लों की ऑक्सीकरण क्रिया की दर को कम कर देते हैं। ठीक है, हमें समझना होगा कि जब हम इन पदार्थों को मिला देते हैं तो ये वसी अम्लों के ऑक्सीकरण की दर को कम कर देते हैं, जिससे भोजन खराब नहीं होता है, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के कुछ उदाहरण BHT और BHA हैं, यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। मैं दोनों के स्ट्रक्चर बना देता हूं। सबसे पहले हम BHT का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये BHT है, यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। और दूसरा वाला जो है, एक और एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, वो BHA है, यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। उसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। एक ही बात है, चाहे हम इसको डॉटेड से दिखाएं या घेरा कर दें, कोई फर्क नहीं। ये BHA है, यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक, तो ये बेसिकली जब ये CH3 यानी टॉलुइन वाले से हुआ है तो BHT हो गया है, और ये जब यहाँ पर एनिसोल हो गया है तो यहाँ पर ये BHA हो गया है। BHA का यूज जो है वो मक्खनों के लिए किया जाता है। बेसिकली ये मक्खन संरक्षण को कई टाइम तक, काफी टाइम तक, कई महीनों तक या सालों तक साफ बगैर ऑक्सीकृत हुए रख पाता है। ये इस एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग शराब, बियर, मीठे पेय, सब्जी, कटे छिले, शुष्क फलों में किया जाता है। विटामिन E और C का प्रयोग भी एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में किया जाता है। तो ये तो हुआ प्रतिऑक्सीकारक या फिर एंटीऑक्सीडेंट। भोजन में जो दूसरे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उसमें नंबर 2 पर जो रासायनिक पदार्थ आता है उसका नाम है कृत्रिम मिष्टकारक। कृत्रिम
मिष्ट कारक, मिष्ट मीन्स मीठा करने वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इस प्रकार के रासायनिक चीजों का प्रयोग मुख्यतः डायबिटीज के मरीज करते हैं। देखिए जो डायबिटीज के मरीज होते हैं वो सुक्रोज का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुक्रोज जो है उनके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ा देती है और शुगर की मात्रा बढ़ जाने से उनको समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए वो क्या करते हैं, हम आपने सुना होगा कि अगर किसी को शुगर हो गया या डायबिटीज हो गई तो सबसे पहले डॉक्टर जो है पेशेंट की शुगर रोक देते हैं, कहते हैं भाई मीठा मत खाइएगा। अब मीठा मत खाइएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको शुगर नहीं लेनी, शर्करा नहीं लेनी है, ठीक है। तो आपको जब उसको नहीं लेना है, सुक्रोज को नहीं लेना है, तो उसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर कृत्रिम मिष्टकारक के रूप में यूज किया जाता है। वो क्या है, इससे निर्मित औषधि भोजन को मीठे का स्वाद प्रदान करते हैं, किंतु सामान्य मिष्टकारक पदार्थ सुक्रोज से होने वाली परेशानियों को दूर रखते हैं। यानी वो समस्याएं नहीं होती जो कि सुक्रोज से हो रही है, बाकी मीठापन बरकरार रहेगा। सुक्रोज भोजन को मीठा स्वाद प्रदान करने के साथ साथ हमारे शरीर की कैलोरी में वृद्धि करते हैं और शरीर को वजन बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो कृत्रिम मिष्टकारक है ना तो ये कैलोरी में वृद्धि करते हैं और ना ही हमारा वजन बढ़ाते हैं, तो इसके कारण हमें शुगर या डायबिटीज से होने वाली समस्या नहीं होती है। कुछ महत्वपूर्ण मिष्टकारक हैं। नंबर 1 है सैकरिन, आपने नाम सुना होगा इनका, सैकरिन। और नंबर 2 पर आता है एस्पार्टेम। नंबर 3 पर कृत्रिम मिष्टकारक है सुक्रोलोज। ठीक है, मैं इनके स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। सैकरिन, ये सैकरिन का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं एस्पार्टेम के स्ट्रक्चर की। ये एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर है। और अब बात कर देते हैं सुक्रोलोज की। बेसिकली सुक्रोलोज क्या है, इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक शर्करा सुक्रोज से हुई है। इसे सुक्रोज के ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न से प्राप्त किया जाता है। यह प्राकृतिक शर्करा या फिर इच्छु मीन्स गन्ने वाली शर्करा से लगभग 1000 गुना या 600 गुना के आसपास ज्यादा मीठा होता है। इसकी भौतिक अवस्था सुक्रोज की तरह होती है। यह भोजन के ताप पर स्थायी रूप से उपस्थित होता है, अतः इसका उपयोग गर्म भोज्य के रूप में भी किया जाता है। हम बात कर रहे हैं सुक्रोलोज की। तो सुक्रोलोज इसकी इस तरह से ये 3 प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हो गए जो कि भोजन में यूज किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे, इसी चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे और एक अगले प्रकार के रासायनिक पदार्थ की बात करेंगे जो कि भोजन में यूज किया जाता है, वो है खाद्य परिरक्षक। तो हमने अभी तक 2 देख लिए, एक एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरा स्वीटनिंग एजेंट्स। अब हम तीसरा देख रहे हैं खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक। अगर कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया हो कि यार हमारे घर में तो जब हम कोई भोजन बनाते हैं तो वो 12 घंटे में कहते हैं खराब हो जाएगा, लेकिन ये जो कंपनी वाले भोजन देते हैं, नमकीन देते हैं, कुछ भी आप खाएं, वो क्यों 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक खराब नहीं होता है? उसका आंसर ये खाद्य परिरक्षक या फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। इनको इंग्लिश में फूड प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। ये अब
इसको समझने के लिए कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार भोजन खराब क्यों होता है। ठीक है, तो भोजन खराब होता है बेसिकली सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण। एक तो था कि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, अगर वो ऑक्सीकरण के कारण खराब हो रहा है तो फिर उसके लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, जो कि हमने पहले चर्चा कर ली। दूसरा है सूक्ष्म जीवों के कारण भोजन का खराब होना। तो जब सूक्ष्म जीवों के कारण भोजन खराब होगा तो उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए या वो उत्पन्न ही ना हो, इस चीज को रोकने के लिए इन फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से रोकने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थों को खाद्य परिरक्षक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति को ही बाधित कर देते हैं और भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, ताकि भोज्य पदार्थ में स्वाद और पौष्टिकता संपूर्ण मात्रा में पाया जाए। इसको बनाए रखने के लिए खाद्य परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। ये खाद्य परिरक्षक जो है बेसिकली 4 हैं, मैं चारों को यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। ठीक है, पहला है एपॉक्साइड, दूसरा है सोर्बिक अम्ल के लवण, तीसरा है सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, और चौथा है सोडियम बेंजोएट। ठीक, तो ये इस प्रकार से ये 4 प्रकार के खाद्य परिरक्षक हो गए, जो कि यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव्स हो गए, जिनको कि मिलाया जाता है। अब मैं एक बात करता हूं कि इन किस चीज को कब मिलाना है। नंबर 1 बात करेंगे हम एपॉक्साइड की। इसका प्रयोग कम सांद्रता वाले भोज्य पदार्थों में किया जाता है, जैसे कि शुष्क फल हो गया, मसाले हो गए, अचार हो गया, यानी जिनकी जो थोड़े से मात्रा में यूज किए जाने हो, उसके लिए हम लोग एपॉक्साइड का प्रयोग करते हैं। एथिलीन एपॉक्साइड या प्रोपिलीन एपॉक्साइड इसके मुख्य उदाहरण हो गए। दूसरा है सोर्बिक अम्ल के लवण। कुछ रासायनिक यौगिकों का प्रयोग यीस्ट या कवक छद्म, यानी कि जैसे दही है, डेयरी उत्पाद हो गया, दूध हो गया, तो डेयरी उत्पाद के लिए मतलब डेयरी उत्पाद को में जो फ्रूट प्रिजर्वेटिव मिलाया जाएगा वो सोर्बिक अम्ल के लवण हो जाएंगे। तो ये हो गए, इसके अंतर्गत आएंगे डेयरी उत्पाद, यानी डेयरी उत्पादों में सोर्बिक अम्ल के लवणों का यूज किया जाएगा। ये वाले कम सांद्रता से भी मतलब क्या हो गया, जैसे फल या फिर अचार, मसाले, इस तरह की चीजों के लिए हम लोग एपॉक्साइड का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर डेयरी उत्पाद में हमें फ्रूट प्रिजर्वेटिव मिलाना है तो हम सोर्बिक अम्ल के लवणों का यूज करते हैं, क्योंकि ये यीस्ट आदि को की क्रिया को रोकते हैं, और वो आप जानते हैं कि डेयरी उत्पाद में ज्यादा होता है। मछली के उत्पादन के लिए भी इसी सोर्बिक अम्ल का ही यूज किया जाता है। सोडियम सोर्बेट या पोटेशियम सोर्बेट इसके मुख्य उदाहरण है। तीसरा है सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। इस रासायनिक यौगिक का उपयोग स्वाद में खट्टे भोज्य पदार्थों में किया जाता है। बेसिकली इसका यूज स्वाद में उन पदार्थों के लिए किया जाता है जो कि खट्टे होते हैं। यह रासायनिक पदार्थ जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवरोधन में सहायक होता है। इसका अत्यधिक परिरक्षक प्रभाव सल्फ्यूरस अम्ल के उत्पादन से पहले सल्फर डाइऑक्साइड के निर्मुक्त होने के कारण होता है। इसका सामान्य सूत्र Na2H2O5 है। इसका सामान्य सूत्र Na2H2O5 है। अब खट्टे पदार्थों के रूप में क्यों किया जाता है इसका, क्योंकि इससे क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल उत्पन्न होता है और अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है, तो इसलिए हम इसको खट्टे में ही यूज करते हैं कि अगर इसके कारण खटास उत्पन्न हो भी जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं सोडियम बेंजोएट पर। सामान्य एवं आसानी से प्राप्त किए जाने वाले रासायनिक खाद्य परिरक्षक का नाम सोडियम बेंजोएट है। इसका उपयोग पेय पदार्थ, अचार आदि के रूप में किया जाता है। यह अपचयित होकर हिप्यूरिक अम्ल में परिवर्तित होता है और भोजन आदि के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन मूत्र के साथ ही बाहर निकल जाता है। तो ये हिप्यूरिक अम्ल है बेसिकली। जब ये सोडियम बेंजोएट अपचयित होगा तो ये हिप्यूरिक अम्ल बनाएगा और ये मूत्र के साथ ही हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा। इसका उपयोग जो है बेसिकली पेय पदार्थों में या फिर हम लोग कह सकते हैं अचार आदि के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अलग अलग टाइप के फूड प्रिजर्वेटिव्स हो गए जिनका हम लोग यूज अलग अलग प्रकार के भोज्य सामग्री में करते हैं। आगे आते हैं, अब भोजन में रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत हम चौथे प्रकार को पढ़ेंगे,
तीन टाइप्स हो गए, फिर से याद दिलाता हूँ। पहला एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ा था हमने, दूसरा हमने मीठा करने वाला यानी स्वीटनिंग एजेंट्स पढ़े थे, और तीसरा हमने खाद्य परिरक्षक पढ़ा। अब हम चौथे नंबर पर आएंगे, और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि भोजन को कलर, आपने देखा होगा बाजार से जो भोजन आता है वो बड़ा कलर्ड होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे खाद्य रंजक की। खाद्य रंजक, अब बेसिकली रंजक मींस होता है डाई, ठीक है। तो खाद्य मतलब खाने वाली, तो इसको कहेंगे एडिबल डाई। वो डाई क्या है, जो बालों में लगाई जाती है, ठीक है। कलर बेसिकली आर्टिफिशियल कलर जिसे खाया जा सकता है। हालांकि बहुत मात्रा में यदि आप इसे खाएंगे तो इसका भी नुकसान होगा, जो आर्टिफिशियल वाली है। जो प्राकृतिक है जैसे हल्दी हो गई, वो आप खाते रहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो केमिकल वाले हैं उनको अगर खाएंगे, लंबे समय तक उसका यूज किया जाएगा तो वो शरीर में कैंसर आदि रोगों का निर्माण करते हैं, तो इसलिए उनसे बचना चाहिए। बात करते हैं खाद्य रंजकों की। खाद्य रंजकों का प्रयोग खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए किया। मैं एक बार फिर से खाद्य रंजकों की परिभाषा पढ़ देता हूँ। खाद्य रंजकों का प्रयोग खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। इनके प्रयोग से खाद्य पदार्थों का रूप परिवर्तित हो जाता है, किंतु यह भोजन के पौष्टिक मान में कोई वृद्धि नहीं करता है। ये मुख्य रूप से रंजक या डाई ही होते हैं, जिनका प्रयोग पदार्थों को रंगने और उनके बाहरी स्वरूप को बदलने के लिए किया जाता है। जैसे मेरे बाल हैं, अगर ये सफेद हो गए हैं, हो ही गए हैं, तो मुझे इनको अगर कलर करना है तो मैं डाई करूंगा, तो वही डाई भोजन में भी मिलाई जाती है, बस वो एडिबल है यानी कि भोजन के योग्य है। ये खाद्य रंजक दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है संश्लेषित खाद्य रंजक। संश्लेषित खाद्य रंजक, और इसमें जो दूसरा टाइप है वह है प्राकृतिक खाद्य रंजक। ठीक है, तो संश्लेषित खाद्य रंजक जो है उनका निर्माण रासायनिक पदार्थों से किया जाता है, जैसे कि एजोरंजक। वहीं जो प्राकृतिक खाद्य रंजक है उनका निर्माण प्रकृति से होता है, अर्थात पेड़ों से होता है। जैसे हल्दी, किसी पेड़ की पत्तियों का कलर का, टेसी के फूल जो होते हैं वो भी लाल रंग देते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक खाद्य रंजक जो है वो भोजन के लिए सुरक्षित है, जैसे कि कैरोटीन, केसर, हल्दी आदि। लेकिन संश्लेषित खाद्य रंजकों का प्रयोग हमको बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ही कम मात्रा में, या हो सके तो ना के बराबर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग जो है हानिकारक हो सकता है, घातक हो सकता है। इसके प्रयोग से कैंसर तक होने की संभावना होती है। इस प्रकार से ये भोजन में रासायनिक पदार्थों वाला टॉपिक पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे जीवन में जो दैनिक, हमारी रोजमर्रा के जीवन में जो रसायन का यूज होता है उसका एक और टाइप है जो कि यूज होता है, और वो है साबुन। हम देखते हैं कि हम भी चारों ओर हम कई प्रकार के साबुनों का यूज करते हैं, कपड़े धोने का साबुन, हाथ धोने का साबुन, मुंह धोने का साबुन, और हम डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इन्हीं निर्मल कारक साबुन या अपमार्जकों पर, अपमार्जक में डिटर्जेंट, हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे साबुन तथा डिटर्जेंट। साबुन तथा डिटर्जेंट वे रासायनिक पदार्थ जो द्रव के अंतरापृष्ठीय तनाव में कमी करके कपड़ों में लगी गंदगी एवं धूल को साफ करने में सहायक होते हैं, पृष्ठ सक्रियक या पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाते हैं। तो बेसिकली ये द्रव के अंतरपृष्ठीय तनाव को कम कर देते हैं, जिससे जो कपड़ों पर गंदगी लगी होती है, वो जो चिकनाई होती है, वो उस द्रव के कारण कपड़े के पृष्ठ को छोड़ देती है, और इसके कारण कपड़े साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से जो चीज यूज की जाती है उसे हम साबुन कहते हैं। अब इनमें से किसी भी पृष्ठ सक्रियक के अणु में दो अभिलाक्षणिक समूह होते हैं, एक जल में विलेय और दूसरा तेल में विलेय। यानी एक जो है पानी में घुल जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो तेल में घुल जाता है। साबुन या अपमार्जक दो महत्वपूर्ण पृष्ठ सक्रिय कारक हैं। ये जल में सांद्र विलयन, इनका जो जल में सांद्र विलयन होता है वो कोलाइडी प्रकृति का होता है, और इनकी निर्मलन क्रिया इनके पायसीकरण गुण के कारण होती है, जो कि इनके अणु में उपस्थित लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कारण होता है। ये आयनिक पृष्ठ सक्रियक होते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल में, ये तो एक नॉर्मल बात कर ली कुल मिलाकर, साबुन या डिटर्जेंट कैसे होते हैं। बेसिकली ये जल में घुलकर कोलाइड बनाते हैं, और जो कोलाइड होता है वो जल में घुलने के बाद फिर उसके बाद जो चिकनाई है उसको कपड़े से अलग कर देता है। तो अब हम बात करते हैं पहले इसमें साबुन की। उच्च वसीय अम्लों जैसे कि पामिटिक अम्ल यानी कि C15H31
COOH, दिस इज palmitic अम्ल। स्टीयरिक अम्ल C17H35 COOH, यह स्टीयरिक अम्ल है। ओलिक अम्ल C17H33 COOH, यह है ओलिक अम्ल। या लॉरिक अम्ल C11H23 COOH, ये लॉरिक अम्ल है। तो बेसिकली साबुन जो है इन उच्च वसीय अम्लों के धात्विक लवण हैं। धात्विक लवण बेसिकली आप कह सकते हैं कि सोडियम या पोटेशियम लवण है, ठीक है। जब हम इनकी क्रिया NaOH से या KOH से करा देंगे तो ये जो इनके लास्ट में COOH वाला हाइड्रोजन आयन है सब में, और ये हाइड्रोजन आयन जो है सोडियम आयन या फिर पोटेशियम आयन से रिप्लेस हो जाएगा, और ये इस प्रकार से सोडियम पॉमिटेट या पोटेशियम पॉमिटेट, सोडियम स्टीयरेट या पोटेशियम स्टीयरेट, ये ऐसे सोडियम ओलेट, पोटेशियम ओलेट, और ये सोडियम लॉरेट या पोटेशियम लॉरेट बना लेता है, जिसे हम लोग साबुन कहते हैं। जैसे ये जो है C17H35 जो है ये बनाएगा क्या, C17H35 COO यानी कि सोडियम स्टीयरेट। और ये जो सोडियम स्टीयरेट है यह एक साबुन है, यह एक पृष्ठ सक्रिय कारक साबुन है। अब हम बात करते हैं साबुनीकरण की, यानी साबुन आखिरकार वर्क किस प्रकार से करता है, कैसे साबुन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इससे इसके बनने की प्रक्रिया, इस उच्च वसीय अम्ल से साबुन के बनने की प्रक्रिया जो है वो साबुनीकरण कहलाती है। देखते हैं। हम बात करेंगे साबुनीकरण पर। देखिए, साबुन का निर्माण या वसा या तेल के क्षार द्वारा जल अपघटन से किया जाता है। जब तेल या वसा का क्षारीय जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके लिए हम पहले ये जो हमने उच्च वसीय अम्ल लिया है उसकी क्रिया हम ग्लिसरॉल से कराएंगे, और ग्लिसरॉल से कराकर हम उसका ट्राई स्टीयरेट प्राप्त करेंगे, अर्थात हम उसका एस्टर प्राप्त करके उसको वसीय रूप में प्राप्त करेंगे। और मान लीजिए कि मैंने ग्लिसरॉल से स्टीयरिक अम्ल की क्रिया कराई है तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए CH, पहले मैं बता दूं आपको, CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। जैसे ही मैं इसकी क्रिया C17H35 COOH से कराता हूं तो होता क्या है कि ये जो H है और यह जो OH है ये क्रिया कर जाते हैं, और ये क्रिया करके H2 बना के अलग हो जाते हैं, और ये C17H35CO इसमें से हर एक की जगह हाइड्रोजन की जगह पर स्थान ले लेता है। तो मैं हर जगह से हाइड्रोजन हटा रहा हूं और उस जगह पर CO C17H35 जोड़ देते हैं। तो ये जुड़ेगा यहाँ पर CO C17H35 CO C17H35 CO C17H35। इस प्रकार से ये जो चीज है ये कहलाती है ग्लिसरॉल स्टीयरेट, ठीक है। ग्लिसरॉल और स्टीयरिक अम्ल को मिलाकर जो बन रहा है वो है ग्लिसरॉल स्टीयरेट। ओके, इसकी क्रिया जब हम क्षार से कराते हैं, यानी कि मैंने 3NaOH से करा दी, तो जैसे ही हम इसकी क्रिया क्षार से कराएंगे तो क्षार से क्रिया कराने पर क्या होगा, ये जो OH है, ठीक है, ऐसे लिखिए, ये जो H वाला हिस्सा, ये COO यहाँ वाला जो हिस्सा है, किसी एक H की बात करते हैं अभी, वो जाकर इस H की जगह पर आ जाएगा और H जो है वापस इसके स्थान पर आ जाएगा, और इस प्रकार से ये ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, अर्थात ये बना देगा क्रिया करके CH2OH CHOH और फिर से CH2OH, और साथ में क्या बनेगा C17H35 COOH OH भी COONA, तो ये बनाएगा 3C17H35 COONA, अर्थात ये सोडियम स्टीयरेट का निर्माण करता है। ये सोडियम स्टीयरेट और यही साबुन है, सोडियम स्टीयरेट। इस प्रकार ग्लिसरॉल के द्वारा
या ऐसे कह लीजिए कि पहले ग्लिसरॉल से उच्च वसी अम्ल की क्रिया कराई गई और ग्लिसरील एस्टीरेट प्राप्त किया गया और उसकी क्षार से क्रिया करा के फाइनली साबुन प्राप्त करना, ये पूरी प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। इस प्रकार का जो साबुन प्राप्त होता है वो कोलाइडी अवस्था में होता है, क्योंकि इसके साथ में ग्लिसरॉल है। इसमें सोडियम क्लोराइड मिलाकर विलयन में साबुन का अवक्षेपण किया जाता है। फिर साबुन के पृथक्करण के बाद जो शेष विलयन है वो लाई कहलाता है और फिर उसमें ग्लिसरॉल को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर दिया जाता है। ये हमने ग्लिसरॉल वाले चैप्टर पे भी देखा है या देखेंगे। अब बात करते हैं हम साबुनों के प्रकार की। ठीक है, तो ये तो प्रक्रिया हुई कि हम साबुन को बनाते किस प्रकार से हैं। अब मान लीजिए कि साबुन हम बनाना जान गए, लेकिन हम आपने देखा होगा कि साबुन कई प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला प्रकार का साबुन आता है वो कहलाता है प्रसाधन साबुन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रसाधन साबुन? मीन्स सुंदरता वाला साबुन, सरल शब्दों में कहें तो नहाने वाला साबुन। ठीक है, ये साबुन उच्च प्रकार के वसा और तेलों से बनाए जाते हैं। भाई शरीर पे लगाना है ना। इनके निर्माण के समय अनुपयुक्त क्षार को पृथक कर दिया जाता है और इस प्रकार से जो साबुन उत्पन्न होते हैं वो अत्यंत मृदु होते हैं। और दोबारा आप देखते होंगे सुगंधित भी होते हैं। तो सुगंधित के लिए क्या करते हैं, इसमें अलग से सुगंध मिला देते हैं और रंग भी मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये नहाने वाले साबुन तैयार हो जाते हैं। दूसरे जो टाइप के साबुन आते हैं वो होते हैं तैरने वाले साबुन। अब ये बात है तो मीनिंग ऑफ तैरने वाले साबुन। तैरने वाले साबुन का मतलब है जैसे झाग या फोम वाले साबुन। तो जब इन्हें मिलाया जाता है तो इनके कठोर होने से पहले ही इसमें वायु के छोटे छोटे ढेर सारे बुलबुले डाल दिए जाते हैं और इस प्रकार से झाग का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरे जो टाइप के साबुन आते हैं वो होते हैं पारदर्शी साबुन। जैसे पियर्स आपने सुना होगा कि वो पारदर्शी साबुन है। इसको बनाने के लिए इसे एथेनॉल में घोलकर और फिर अतिरिक्त विलायक द्वारा वाष्पित किया जाता है, जिससे साबुन पारदर्शी हो जाता है। जो चौथे टाइप का साबुन है वो है चिकित्सकीय साबुन। अब चिकित्सकीय से मतलब क्या हुआ, चिकित्सकीय साबुन का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के साबुन में कुछ औषधि गुण वाले पदार्थ भी मिले होते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक मिला होता है, जैसे डेटॉल साबुन हो गया, सेवलान भी मिला दिया जाता है इसमें कुछ डिओड्रेंट वगैरह भी, यानी पसीने की बदबू ना आए, सूक्ष्म जीवों को मार सके। तो इस प्रकार से जो साबुन प्राप्त होते हैं उन्हें हम चिकित्सकीय साबुन कहते हैं। और एक और प्रकार का साबुन होता है जिसे हम कहते हैं दाढ़ी बनाने वाला साबुन। दाढ़ी बनाने वाले, ठीक है, साबुन। अब दाढ़ी बनाने वाले साबुन में क्या खासियत होनी चाहिए? नंबर एक ये कि जल्दी सूखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो तुरंत सूख जाएगा तो फिर जैसे ही हम उस पर रेजर मंगा लेंगे तो वो हमारे चेहरे पर कट मार सकता है, तो इसलिए उसको सूखना नहीं चाहिए। इसके लिए उसमें हम पर्याप्त मात्रा में ग्लिसरॉल मिलाते हैं। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल मिलाया जाता है ताकि उसको सूखने से बचा सके। और तो और इसमें गोंद भी डाली जाती है जिससे कि पर्याप्त मात्रा में झाग उत्पन्न हो। अगला साबुन है धावन साबुन। अब धावन का मतलब है धावन, धोवन। धावन साबुन का मतलब है कपड़े धोने वाला साबुन। तो बेसिकली ये कठोर साबुन होते हैं, इनमें सोडियम रेजोनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स जैसे पूरक पदार्थ आदि मिला दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है साबुन दाना। इन्हें साबुन के छोटे छोटे बुलबुलों को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। तो ये इस प्रकार से बेसिकली ये जो है ये कुछ प्रकार के साबुन हैं जो मेन टाइप के साबुन हैं। आगे हम बात करेंगे साबुन की क्रिया पर। देखिए, साबुन का प्रयोग जो है वो निर्मलक के रूप में किया जाता है। ये कठोर जल तथा अम्लीय विलयन में कार्य नहीं करता है। इसकी निर्मलन क्रिया इसके मिसेल्स बनने की क्षमता के कारण होती है। और मिसेल्स जो है वो कोलाइडी विलयनों वाले चैप्टर पे हम लोग डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। तो साबुन की निर्मलन क्रिया या मिसेल्स आदि का अध्ययन हम कोलाइडी विलयन वाले चैप्टर पे करेंगे। अब हम यहीं पर बात करते हैं डिटर्जेंट की या फिर अपमार्जकों की। संश्लेषित अपमार्जक या डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार का कृत्रिम आयनिक कार्बनिक पदार्थ है जिनमें साबुन की तरह गंदगी तथा धूल साफ करने का गुण होता है। इन्हें साबुन के स्थान पर धोने तथा बर्तन व अन्य घरेलू चीजों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर हम यही अपमार्जकों की प्रकार की बात करें या इनके संगठन की बात करें तो बेसिकली
इनके संगठन पर चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रासायनिक दृष्टि से संश्लेषित अपमार्जक लंबी श्रृंखला युक्त एल्किल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होते हैं। ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होते हैं, लेकिन कौन से? एल्किल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। एल्किल भी कैसे? लंबी श्रृंखला वाले। ठीक है, मैं एक एक करके धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि आपको डिटेल क्लियर रहे। अब इसको एक साथ मिलाते हैं। तो अपमार्जक क्या है? लंबी श्रृंखला वाले एल्किल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब प्रश्न ये उठता है कि लंबी श्रृंखला है अगर एल्किल की, तो कितनी लंबी? तो नॉर्मली 12 से 18, यानी कि ये जो एल्किल समूह होगा इसमें C12 से लेकर कार्बन 12 से लेकर 18 कार्बन तक के कार्बन होंगे, वो एल्किल समूह होगा। और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तो जुड़ा ही रहेगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH2 और यहां पर मैंने N लगा दिया है। अब ये जो N है ये इस एल्किल समूह की नंबर को रिप्रेजेंट करेगा यहां पर। और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है तो नॉर्मली SO3 Na होता है, तो ये O और Na, ओके, O माइनस Na प्लस। इस प्रकार से ये लंबी श्रृंखला युक्त बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो हैं वो अपमार्जक कहलाते हैं। अब ये जो अपमार्जक हैं ये बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दे पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर पर, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि Na के ऊपर हमने धन का चिन्ह लगाया है, वहीं हमने जो दूसरा वाला ऑक्सीजन दिख रहा है आपको उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लंबी श्रृंखला है यानी कि जिसमें ऋणायन है वो बड़ा है और धनायन जो है उसका आकार छोटा। छोटा क्या है? सोडियम ही है। तो इस तरह से इसमें ऋणायन का आकार बड़ा है। एक और प्रकार के अपमार्जक होते हैं जिसमें ऋणायन की बजाय इधर वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा धनायन हो जाएगा, धनायन का आकार बड़ा होगा। तो इस तरह, और एक और होते हैं अनायनिक, यानी न धनायन होंगे और ना ही ऋणायन होंगे। तो इस तरह से संश्लेषित अपमार्जक तीन प्रकार के होते हैं। एक ऋणायनिक अपमार्जक, जैसा कि स्ट्रक्चर आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जिसमें ऋणायन का आकार बड़ा होता है। और दूसरा आता है धनायनिक अपमार्जक। धनायनिक अपमार्जकों में धनायन का आकार बड़ा होता है। अब वो कैसे है, चलिए उसका भी स्ट्रक्चर अभी बात कर लेंगे। और जो तीसरा प्रकार का होता है वो होता है अनआयनिक अपमार्जक, यानी जिसमें ना तो धनायन और ना ही ऋणायन, बेसिकली ये एक प्रकार के एस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपमार्जक हो गए तीन प्रकार के, ऋणायनिक, धनायनिक और अनआयनिक। अब यहीं पर हम बात करेंगे अपमार्जकों की। क्या अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ होते हैं? तो बेसिकली अपने कार्य और व्यवहार में ये साबुन से श्रेष्ठ होते हैं और निम्न गुणों में ये श्रेष्ठ होते हैं। मैं गुण पढ़ रहा हूँ। पहला, अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में यूज होते हैं, जबकि साबुन केवल मृदु जल में यूज किया जाता है। संश्लेषित अपमार्जक जल में अधिक घुलनशील होते हैं, साबुन की तुलना में अधिक झाग बनाते हैं। संश्लेषित अपमार्जकों को अम्लीय माध्यम में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि साबुन अम्लीय माध्यम में उपस्थित मुक्त अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं, अतः सरल शब्दों में साबुन अम्लीय माध्यम में प्रयोग नहीं होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये कुछ साबुन और डिटर्जेंट के बीच का डिफरेंस हो गया। तो ये इस प्रकार से दैनिक जीवन में रसायन वाला चैप्टर जो है हमने यहाँ पर इस प्रकार से पूरा कर लिया है। इसमें हमने सबसे पहले औषधि के बारे में चर्चा की, फिर औषधियों पर चर्चा करते करते फिर हम पहुंचे और हमने चर्चा की कि हम अपने भोजन में किस प्रकार से रसायनों का प्रयोग करते हैं। और भोजन में चर्चा के पश्चात हमने देखा कि साबुन और साथ ही साथ डिटर्जेंट, इस पर हमने चर्चा की है। ये चैप्टर पूरा हो गया है। धन्यवाद।